पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि अकबर ने जालंधर में रुककर शाही हरम को काबुल से बुलवा लिया तथा बैरम खां के जोर देने पर अपनी सेना के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुआ। अकबर की सेना में हेमू के नाम का भय इतना अधिक था कि अकबर के बहुत से अमीर दिल्ली की तरफ कूच करने की बजाय काबुल लौट जाना चाहते थे। अकबर के अमीरों में हेमू के नाम का यह भय अकारण नहीं था। उन दिनों उत्तरी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार जमाए बैठे ढेरों सुल्तान, बादशाह और मुस्लिम सेनापति हेमू के नाम से थर्राते थे। बिहार के शासक इब्राहिम सूर के सैनिकों को यदि स्वप्न में भी हेमू के सिपाही दिख जाते तो वे शैया त्याग कर खड़े हो जाते। बंगाल का शासक मोहम्मद शाह तो उस दिशा में पैर करके भी नहीं सोता था जिस दिशा में हेमू की सेना का पड़ाव होने के समाचार मिलते थे। जब से आगरा का सूबेदार इस्कंदर खां उजबेग, दिल्ली का सूबेदार तारदी बेग खां और संभल का सूबेदार अली कुली खां हेमू की सेना का नाम सुनकर ही भाग छूटे थे, तब से मुगलों में हेमू का भय और भी गहरा हो गया था। उस काल में समूचे उत्तरी भारत में केवल बैराम बेग खां ही अकेला मुस्लिम सेनापति था जो हेमू से दो दो हाथ करने की इच्छा मन में लिए घूमता था। हालांकि अकबर की ढिलाई के कारण दिन बीतते जा रहे थे, किंतु बैरम बेग जानता था कि एक न एक दिन बैरम बेग और हेमू एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। उधर हेमू अर्थात महाराज हेमचंद्र विक्रमादित्य भी बैरम खां से दो दो हाथ करने के लिए बेताब था। जब हेमू ने देखा कि बैराम खां मुगल सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहा है तो हेमू ने भी अपनी सेना को पंजाब की तरफ बढ़ाना आरंभ किया। हेमू की सेना के 4 मुख्य अंग थे। पहला था तोपखाना जो सबसे धीरे चलता था। दूसरी थी पैदल सेना जो तोपखाने से थोड़ा तेज चलती थी। तीसरी थी हस्ती सेना जिसमें 1500 हाथी थे। यह सेना पैदल सेना से तेज चलती थी। और चौथी थी अश्व सेना अर्थात घुड़सवार सेना जो सबसे तेज चलती थी। हेमू अब तक मिली विजयों के कारण आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने मुगलों से युद्ध के लिए दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर स्थित पानीपत के उसी मैदान को चुना जिसमें अकबर के बाबा बाबर तथा इब्राहिम लोदी की सेनाओं में युद्ध हुआ था। महाराज हेमचंद्र ने उत्तर भारत में दुहाई फिरवाई कि वह मुगलों को भारतवर्ष से बाहर खदेड़ने के लिए पानीपत जा रहा है। जिन राजाओं और सेनापतियों को अपनी जन्मभूमि से प्रेम हो वे भी पानीपत पहुंचे। महाराज के आह्वान पर 30,000 राजपूत सैनिक हेमू के झंडे के नीचे आ जुटे। इससे हेमू की सेना केवल अफगान सैनिकों के भरोसे नहीं रह गई। इस समय भारत के अफगान गहरी दुविधा में फंसे हुए थे। एक ओर तो अफगान शक्ति 3 सुल्तानों अर्थात महमूद शाह, इब्राहिम खां और सिकंदर शाह में विभक्त हो गई थी तथा दूसरी ओर महमूद शाह के सेनापति हेमू ने स्वयं को महमूद शाह से मुक्त करके दिल्ली एवं आगरा में हिंदू राज्य की स्थापना कर दी थी। भारत के अफगान कतई नहीं चाहते थे कि दिल्ली एवं आगरा से मुसलमानों का राज्य समाप्त होकर हिंदू राज्य स्थापित हो जाए। हालांकि मुगल मुसलमान थे जो दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार करना चाहते थे, किंतु मुगलों ने तो अफगानों को ही निपात करके दिल्ली एवं आगरा पर कब्जा किया था। इस कारण भारत के अफगान न तो मुगलों की तरफ जा सकते थे और न हेमू का साथ दे सकते थे। महाराज हेमचंद्र ने अफगानों की इस दुविधा को समझ लिया और धन तथा धरती के लालची अफगान अमीरों को विपुल धनराशि देकर एवं बड़ी जागीरें देने का आश्वासन देकर अपनी ओर से लड़ने के लिए तैयार किया। महाराज विक्रमादित्य हेमचंद्र ने अपने विश्वस्त सलाहकारों से कहा कि यदि इस समय
महाराणा सांगा जीवित होते तो भारतवर्ष को म्लेच्छों से मुक्त करवा लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। महाराज हेमचंद्र को अपने तोपखाने और हस्ती सेना पर बहुत भरोसा था, किंतु ये तभी प्रभावी थे जब वे समय से पूर्व रण क्षेत्र में पहुंचकर उचित स्थान पर तैनात कर दिए जाएं। इनकी गति घुड़सवारों की तरह त्वरित नहीं थी। इसलिए हेमू ने अपना तोपखाना तुरंत ही पानीपत के लिए रवाना कर दिया और स्वयं अपनी सेना के लिए आवश्यक रसद आदि जुटाकर अपने हाथियों को मक्खन खिलाता हुआ पानीपत की ओर बढ़ने लगा। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि हेमू की सेना में बड़े बड़े जत्थों वाले जंगी तजुर्बेकार अफगान, जंग के भारी सामान, राजपूत, पठान और मेवातियों की 50,000 सिपाहियों की जबरदस्त फौज, 1,000 हाथी, 51 दुर्ग ध्वंसक तोपें, 500 घड़नाल, ऊंचनाल और जंबरूक शामिल थे। साम्यवादी चिंतन से ग्रस्त राहुल सांकृत्यायन ने हेमू की सेना में हिंदुओं की संख्या की अनदेखी करके अफगानों की संख्या को ही बड़ा महत्व देकर लिखा है। पानीपत के मैदान में हेमू की सेना में अफगानों, पठानों और मेवातियों की सेना से कहीं अधिक संख्या हिंदू सैनिकों की थी जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने आए थे, किंतु राहुल सांकृत्यायन जैसे लेखकों को हिंदू सैनिक कहीं भी किसी भी युद्ध के मैदान में दिखाई ही नहीं दिए। जिस प्रकार हेमू ने अपने तोपखाने को अपनी सेना के अग्रिम भाग के रूप में पानीपत के लिए रवाना किया था, उसी प्रकार बैराम खां ने अली कुली खां की घुड़सवार सेना को अपने अग्रिम दस्ते के रूप में पानीपत के लिए रवाना किया था। पानीपत पहुंचने से कुछ पहले ही अली कुली खां को सूचना मिली कि हेमू की सेना गोला बारूद तथा तोपें लेकर पानीपत की ओर बढ़ रही है और हेमू अपने हाथियों को मक्खन खिलाता हुआ मस्ती से आ रहा है। बैराम खां ने अली कुली खां को अग्रिम दस्ते के रूप में तो भेजा ही था, साथ ही उसकी मुख्य जिम्मेदारी यह भी थी कि वह हेमू के तोपखाने पर नजर रखे तथा अवसर मिलते ही उसे नष्ट कर दे। जब अली कुली खां ने सुना कि हेमू के तोपखाने के साथ बहुत कम सेना है, तो अली कुली खां ने एक योजना बनाई। उसने अपनी सेना को हेमू की सेना के मार्ग में लाकर अड़ा दिया। हेमू के मुट्ठी भर सैनिक इस आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। बात की बात में अली कुली खां ने हेमू की सेना से तोपखाना छीन लिया। जब हेमू ने अपना तोपखाना छीन लिए जाने के समाचार सुने तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभरी। रणनीति की दृष्टि से यह सचमुच ही एक भयंकर भूल थी जो हेमू जैसे मजे हुए सेनापति को नहीं करनी चाहिए थी, किंतु उसे विश्वास नहीं था कि मुगलों की सेना इतनी जल्दी पानीपत पहुंचकर इस प्रकार की रणनीति अपनाकर हेमू का तोपखाना छीन लेगी। अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। चिड़िया खेत चुग चुकी थी। वस्तुतः तोपखाना छीन लिए जाने के दिन ही अकबर तथा हेमू के भाग्यों का फैसला हो चुका था। अब तो केवल उस फैसले पर समय की मुहर लगनी बाकी थी। अगली कड़ी में देखिए, अफगानों ने महाराज हेमचंद्र को युद्ध के मैदान में धोखा दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।